अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। जिन लोगों को देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि हम किस फील्ड में काम करें, क्या काम करें कि हमें हमारी अर्निंग शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के यही कंसर्न्स हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, यही है जो आसिफ ने बताई है कि आप लोग सीख तो बहुत कुछ गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, बट आप लोग क्या करते हो। आप लोग कहते हो कि हमें हर चीज़ पे काम करना शुरू कर दें, हम लोग हर चीज़ पे काम करना शुरू कर दें, हर काम करना शुरू कर दें। हालांकि ऐसा नहीं है। एवरी जैसे जैसे कहते हैं ना, एवरी कस्टमर इज़ नॉट फॉर यू। इसी तरह से एवरी फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। तो जो फील्ड आपकी हैं उन पे फोकस करें, जो फील्ड आपकी नहीं है उन पे फोकस ना करें। जो चीज़ आपको लगती है कि मैं ये कर सकता हूँ वो करें सिर्फ। हर चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश में आप लोग बहुत सारी चीज़ें खुद ही ख़राब कर देते हो। तो हर चीज़ आपके लिए नहीं है। कोशिश करें सिर्फ उसी चीज़ पे काम करें जिसको करते हो आप थकते नहीं हैं। जैसे मैं कोडिंग करते हुए नहीं थकता कभी, या मैं डेवलपमेंट का काम करते हुए नहीं थकता कभी। मैं मार्केटिंग करते हुए थक जाता हूँ, बट डेवलपमेंट का काम करते हुए कभी नहीं थकता हूँ। तो सिर्फ उन चीज़ों पे काम करें जो चीज़ आपसे रिलेटेड है। जो चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं है उन पे आप काम ना करें। मोहम्मद अहमद, करेक्ट निच और प्रोडक्ट तभी सामने आती है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। अगर आप टूल्स पे, लोगों पे और बातों पे रिलाय करोगे तो आपकी करेक्ट प्रोडक्ट कभी भी नहीं आएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट चूज़ कर भी लेते हो, कोई गलत ही प्रोडक्ट चूज़ कर ली, अच्छी मार्केटिंग से आप उसकी डिमांड बना सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को मिनरल वाटर की एग्जांपल दी थी। मिनरल वाटर कभी भी नेसेसिटी नहीं था, वो लग्जरी आइटम था, दवाइयों के साथ खा लिया जाता था। बट मार्केटिंग करके इतनी मार्केटिंग की गई उसकी कि वो नेसेसिटी बन गई। लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि यार ये चीज़ें अगर अगर मिनरल वाटर नहीं पियेंगे तो जो बैक्टीरिया हैं आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट कोई दूसरी भी चूज़ कर लेते हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हो जिसकी मार्केट में अभी फ़िलहाल डिमांड नहीं है, तो आप अच्छी मार्केटिंग से डिमांड क्रिएट कर सकते हो। चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का प्रोसेस बता दें। आसिम नसीर, चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का प्रोसेस यही है कि आप उस बंदे से कांटेक्ट करो, जो डीलर्स हैं, जो कि कंटेनर के कंटेनर मंगवाते हैं चाइना से। तो उनके कंटेनर में थोड़ी बहुत जगह जो होती है उसमें आपका माल आ जाएगा। अगर आप वैसे माल मंगवाने की कोशिश करोगे तो बहुत महंगा आएगा आपको, और इतनी कॉस्ट पड़ेगी कि आपको वही चीज़ पाकिस्तान में चाइना के रेट से सस्ती मिल जाएगी डीलर्स से। और जो दूसरी चीज़ ये है कि अली बाबा में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, आप उनके साथ निगोशिएट कर लो। आप उनसे भी बात करके चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो। सर, FAQ क्वेश्चन बता दें शॉपिफाई वेबसाइट की जॉब के लिए जो क्लाइंट पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। और शॉपिफाई जॉब, ठीक है। शॉपिफाई इंटरव्यू क्वेश्चंस, शॉपिफाई इंटरव्यू क्वेश्चंस। हायरिंग एट शॉपिफाई ये अलग चीज़ है। 6 क्वेश्चन दैट शॉपिफाई डेवलपर्स की जॉब के लिए जो पूछे जाते हैं। इंटरव्यू टिप्स, शॉपिफाई ज़ैपियर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड आस्क व्हेन हायरिंग अ शॉपिफाई डेवलपर। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी गूगल से। बाकी आप लोगों को थोड़ी बहुत जो टेक्निकल नॉलेज है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। मैंने मैंने अभी कुछ एक ना क्विज, वीकली क्विज प्लान कर रहा था मैं। तो जो मेरी टीम थी, वीकली क्विज प्लान कर रहा था एक कंपनी के लिए जिसमें हमने उनको प्राइजेस देने थे डिफरेंट। तो जो टीम थी वो मेरी पूछने लगी कि यार हमें ना तुम इस तरह करो, क्वेश्चंस की लिस्ट बना के दो जो हम क्वेश्चन पोस्ट किया करें। तो आगे से मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार अगर क्वेश्चन की लिस्ट भी मैंने देनी है, तुम लोगों को हमने किस लिए हायर किया है? सिर्फ इसलिए कि पोस्ट से तुम क्वेश्चन वहां से कॉपी करो और पोस्ट कर दो। वहां पे क्वेश्चन कॉपी करो और पोस्ट कर दो, क्वेश्चन कॉपी करो और पोस्ट कर दो। मैंने कहा खुदा के बंदो, थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। इंटरनेट पे बेतहाशा क्वेश्चन पड़े हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। हाँ जी, करते हैं अरशद अली, पढ़ते हैं वो भी। आप लोगों को क्विज मैंने माफ़ कर दिया, मैंने कहा चलो छोड़े हैं, बच्चे हैं। क्रिप्टो करेंसी कैसी निच है ब्लॉगिंग के लिए। बहुत कंपैरेटिव है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। इतना कंपटीशन है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। यानी इतना कंपटीशन है कि आपकी सोच सोच जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ पे उसका कंपटीशन शुरू होता है। आपने कॉइन परचेज किए हैं, ये मैं क्यों बताऊँ मैंने किए हैं या नहीं किए। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन आईफोन कस्टम केसेस? कस्टम आईफोन केसेस। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मोहम्मद अहमद,
इनिशिएटिव लेगा क्रिप्टो की लीगलाइजेशन के लिए? मेरा ख्याल है क्रिप्टो की लीगलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। कला कैसे, उसकी बहुत सारी वजह हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है आईफोन कस्टम केसेस में? फ़ोन केसेस, फ़ोन केसेस मेरा इंटरेस्ट है, और जो मेरी ऑडियंस की निच है वो है वो लोग हैं सिर्फ जो आईफोन यूज़ करते हैं, एंड दैट्स इट। आईफोन केसेस, फ़ोन केसेस, और जो डिवाइसेस हैं वो मैं सिर्फ फ़ोन यूज़ करता हूँ, आईफोन। इंटरेस्ट आईफोन क्यों रखना है आपने? मेरे पास कौन सा आईफोन है? मेरे पास नोकिया 3310 है यार, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं नहीं यूज़ करता आईफोन। नहीं, आईफोन नहीं यूज़ करता, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं यूज़ करता मैं आईफोन। अफोर्ड नहीं कर सकता भाई आईफोन में। फजूल का प्रीमियम लगाया होता है इन्होंने। उसका आप प्रोटेक्टर भी लेने जाओ तो 3500 4000 का प्रोटेक्टर मिलता है। और उस बंदे के लिए जिसका प्रोटेक्टर रोज़ टूटे, उस बंदे के लिए नहीं पूरा पूरा होता। मैकबुक मैकबुक तो एक ज़रूरत है, आईफोन ज़रूरत नहीं है। मैकबुक एक ज़रूरत है। और मैकबुक अगर आप बात करते हो एप्पल प्रोडक्ट्स की, तो मैकबुक का कंपटीशन किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं है एप्पल में। यानी मैं एप्पल की बाकी सारी प्रोडक्ट्स को फजूल समझता हूँ सिवाय मैकबुक। मैंने बताई थी आप लोगों को शॉप हाइव। शॉप हाइव, अगर आप लोग लाहौर के आसपास रहते हैं तो उनका ऑफिस है लाहौर में ही। तो आप लोग शॉप हाइव की ऑफिस जाके डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलें खैर, गपशप काफ़ी हो गई है। एक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, फ्री एसईओ ऑडिट का कोई टूल बता दें। यार वो जो लिस्ट शेयर की थी ना कल ग्रुप में, उसमें टूल्स हैं मेरा ख्याल है, आप उनको देख लीजिएगा। एसईओ क्वेक है, आपके पास क्विल बॉट प्रीमियम है। क्विल बॉट प्रीमियम था मेरे पास, बट मैंने उसको फिर अनसब्सक्राइब कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। री राइटिंग टूल कोई भी अच्छा नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया कि री राइटिंग टूल बेसिकली क्या करता है, सिनोनिम्स यूज़ करता है। और जब आप सिनोनिम्स यूज़ करेंगे ना, जब आप लोग सिनोनिम्स यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करेगा। यानी सिनोनिम्स से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं कोई टूल रिकमेंड नहीं करता कभी भी कि आप कोई टूल यूज़ करें। ऊबर सजेस्ट भी है, वो भी पेड है। यार आप मोज यूज़ कर लो, मोज पे आपको 1 मंथ का ट्रायल ही मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात करते हो एसईओ ऑडिट की, वो भी शायद आपको मंथली कुछ ना कुछ मिलते हैं। प्रो नहीं है, प्रो तो है ही है, लेकिन उसका 1 मंथ का ट्रायल ही मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सैम रश है, आप एक साइड एक दिन में ऑडिट कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कार्ड आप कोई भी ऐड कर लें। ऑनलाइन आपको सीवीवी मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर लें। उसके थ्रू भी लोग बहुत सारा वो कर रहे होते हैं काम। कितने आर्टिकल, उसमें आर्टिकल का लिमिट नहीं है, 3 4 5 आर्टिकल्स। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बेसिकली जितना आप लोगों ने उस पर कंटेंट ऐड किया हुआ ना, जितने आपने कैटेगरीज क्रिएट की हैं, अगर आपने 10 कैटेगरीज क्रिएट की हैं, 20 की हैं, 30 की हैं, 40 की हैं, हर कैटेगरी में कोई एक एक आर्टिकल होना चाहिए। कोशिश ये करें ताकि गूगल को ये ना जाए कि यार इसकी कैटेगरी बहुत सारी ऐसे खाली पड़ी हुई हैं। मैंने बताया था स्टार्ट के डेज में जब हम नए नए सीख रहे थे ई कॉमर्स को, कि हम लोग जो जोश में आके कैटेगरीज बहुत सारी बना लेते हैं, और फिर जब उसको करने की बारी आती है फुल करने की, तो हम पे वो फुल होती नहीं है हमसे। हम तो कैटेगरीज उतनी बनाएं जितनी आप लोग पूरी कर सकें। और जो जितनी कैटेगरीज बनाएं उसमें एक एक आर्टिकल ऐड करके आप लोग कोशिश करके देख लें, हो जाएगा आपको। अगर आपके आर्टिकल 1 मंथ में मुकम्मल हो जाते हैं सारे के सारे, तो आप 1 मंथ के बाद अप्लाई कर दें। अगर आप लोग 3 मंथ्स के बाद करेंगे तो 3 मंथ्स के बाद कर लें, जितना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी जो डिमांड्स हैं, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कितने टाइम में पूरी कर सकते हो। 1 हफ्ते में हो जाए तो 1 हफ्ते बाद अप्लाई कर दें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर हम कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो कोई और उसको कॉपी करने के पेज पब्लिश ना कर दे तो हमें कैसे पता चलेगा? अ, उसका तलहा कैसर, उसका कोई ख़ास सोल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो उसमें कि अगर कोई आपकी वेबसाइट को मेंशन करे तो आप उसमें ट्रैकर लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट को मेंशन करे तो वो जो है उसको पकड़ ले कि इसने आपको मेंशन किया है। वो एचरेफ में लग सकता है। अगर आप एचरेफ यूज़ करते हो तो एचरेफ में आप ट्रैकर लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट को कोई भी कभी भी मेंशन करे तो आप उसको देख सकते हो। जुनेद, अगर कोई मेथड है तो ज़रूर शेयर करें आप। एक होस्टिंग में ई कॉमर्स और ब्लॉगिंग साइट यूज़ करके साइट डाउन तो नहीं होगी? मोहम्मद अहमद जी, जो आपकी शेयर्ड होस्टिंग्स होती हैं, अच्छा प्लेजरिज्म चेकर्स, वो प्लेजरिज्म चेकर तो मिल जाते हैं, उनके थ्रू तो हो जाती है वो तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो यार, जो आप लोगों के प्लेजरिज्म चेकर से तो हो जाते, ठीक है। सर वो अच्छी चीज़ है, कोई हमारी वेबसाइट में मेंशन करे तो, बट प्लेजरिज्म कैसे कंट्रोल करें? प्लेजरिज्म डिटेक्टर से ही हो सकता है यार, वो तो आपको चेक ही करना पड़ेगा।
लोग करते हैं ऐसी चीज़ें, बहुत सारे, एक आर्टिकल आपको मल्टीपल वेबसाइट से मिल जाता है। बट क्या है कि वो करने दें, कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो राइट क्लिक डिसेबल कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि कंटेंट कॉपी ना हो सके। तो आप वो भी कंट्रोलिंग टेक्निक्स तो बहुत सारी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग राइट क्लिक डिसेबल कर देते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। परचेज वन होस्टिंग, और उसमें दो साइट्स अटैच करना चाह रहा हूँ। मैंने कर दिया है। अहमद, आप दोनों वेबसाइट्स को होस्ट करवा सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि जो शेयर्ड होस्टिंग होती हैं उस पर अगर ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए तो वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग ले लें, क्लाउड होस्टिंग ले लें, वीपीएस ले लें, लेकिन स्टार्ट में आप लोग बिगिनिंग से स्टार्ट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप लोग थोड़े स्टार्ट कर लें। जब आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आना शुरू हो जाए, अपनी वेबसाइट को मूव कर लें किसी भी वीपीएस होस्टिंग पे या क्लाउड होस्टिंग पे। डिजिटल ओशियन ले सकते हैं आप लोग, अमेजोन एडब्ल्यूएस ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग गो डैडी होस्टगेटर के क्लाउड पैकेजेस हैं वो ले सकते हैं। अब तो खैर मैं कल चेक कर रहा था नेम चीप, तो नेम चीप ने भी अपना क्लाउड पैकेज अनाउंस किया है, वो भी आप ले सकते हैं। नेम चीप, तो आप नेम चीप से भी क्लाउड होस्टिंग ले सकते हैं। एडसेंस के लिए ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए? एक ही बंदा आ रहा हो तो वो भी काफ़ी है आपके लिए अप्रूवल के लिए। यस, गोडैडी का मैं सुन रहा था कि है कोई है गोडैडी। ये इनका यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है इन्होंने, $11 पर ईयर। तो ये 50,000 विजिटर्स के लिए काफ़ी है। उसके बाद ये $21 पर ईयर, ये $50, 50 to 200 यूजर्स के लिए काफ़ी है। बट ये वर्ड प्रेस होस्टिंग है इनकी, ये सी पैनल वाली होस्टिंग नहीं है। 1500 में .com अवेलेबल है, लेकिन वो एक साल के बाद जो पैसे चार्ज करते हैं आपसे रिन्यूअल फीस, वो अच्छी खासी होती है। मिल जाती है जावेद, कोई इश्यू नहीं है। रिन्यूअल बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं रिन्यूअल के। गो डैडी तो एक फजूल किस्म की वेबसाइट है, मैं तो उसको बहुत फजूल समझता हूँ। नेम चीप से मैं तो नॉर्मली नेम चीप से ही डोमेन्स लेता हूँ ज़्यादातर। उनकी गो डैडी की ना होस्टिंग अच्छी है ना कस्टमर सपोर्ट अच्छी है। होस्ट गेटर भी ठीक है, बस गुजारा है। ब्लू होस्ट बहुत अच्छी है। नहीं, महंगी नहीं है, नॉर्मल ही है। सपोर्ट नेम चीप की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सपोर्ट है नेम चीप की वाकई में। ब्लू होस्ट की भी सपोर्ट बहुत अच्छी है, नेम चीप की बहुत अच्छी सपोर्ट है। गोडैडी की बहुत फजूल सपोर्ट है। कोई मेथड वही मेथड है कि आप आपकी जब वो अब वेबसाइट का बैकअप लें, दूसरी दूसरी होस्टिंग पे मूव कर दें उसको। होस्टिंग का मैंने कभी ट्राई नहीं की, मैंने 3 होस्टिंग प्रोवाइडर ट्राई किए हैं। एक मैंने ट्राई किया गोडैडी, होस्ट गेटर, ब्लू होस्ट और नेम चीप, 4 ट्राई किए हैं मैंने बस। हाँ, डोमेन चेक भी करें तो उसको अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं, बाद में फिर वो महंगी देते हैं, बहुत महंगी देते हैं। तो मैं इसलिए कभी गोडैडी से डोमेन भी चेक नहीं करता। गोडैडी से मैं नेम चीप से ही लेता हूँ डोमेन ज़्यादातर। मेरी सारी जितनी डोमेन्स हैं मेरी नेम चीप पे ही नेम चीप से ही परचेज की हैं मैंने। एक तो उनकी जो रिन्यूअल है वो $12-13 की, $14 की रिन्यूअल हो जाती है हर हर साल। गोडैडी गोडैडी मैंने 3 साल चलाई है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी गोडैडी। मैंने फिर ख़त्म, जब जैसे एक्सपायर हुई उससे पहले ही मैंने उसको मूव कर लिया अपनी सारी वेबसाइट्स को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स पे। ऑनलाइन कोई भी टूल आप लोग प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए ना यूज़ किया करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेक करते हो किसी टूल से, तो वो डेटा, वो जो आपके वर्ड्स हैं वो अपने पास स्टोर कर लेती है। जब आप अगेन चेक करोगे प्लेजरिज्म, तो आपका प्लेजरिज्म कम होने के बजाय बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो डेटा उनकी डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो कोशिश क्या करें कि कोई अच्छा टूल यूज़ करें। जैसे टर्निटिन है, टर्निटिन की रिपॉजिटरी में डेटा सेव नहीं होता और इसकी वजह से प्लेजरिज्म आपका हमेशा 100% ठीक आएगा। सब रखते हैं, जितने भी प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स हैं वो सभी यही काम करते हैं। तो कोशिश क्या करें कि जब आप प्लेजरिज्म चेक करें तो किसी अच्छे टूल से क्या करें, ना कि किसी फजूल टूल से क्या करें। क्लाइंट को बेस्ट प्राइस कैसे चार्ज करते हैं, मीन्स अमेजोन के? यार बेस्ट प्राइस कुछ नहीं होती, बेस्ट प्राइस वही होती है जहाँ पे आप एग्री हो जाओ सारे, यही बेस्ट प्राइस होती है। इट्स सेल्फ बेस्ट प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेस्ट प्राइस वही है जो आपकी स्किल है, जिस पे आप और आपका क्लाइंट एग्री हो जाओ और बात बन जाए। हाँ, ओपन मार्केट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो एग्री कर। आप लोग जब गिग्स के रेट अपने डिफाइन करें तो पहले चेक कर लें कि आपको जो कंपैरेटर हैं वो क्या रेट दे रहे हैं, वो किस किस प्राइस पे चीज़ें सेल कर रहे हैं। कंपैरेटर का रेट देख लेना, जो कंपैरेटर्स हैं आपके वो क्या किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। यही बेस्ट वे होता है किसी भी प्राइस को चेक करने का, कि आपके कंपैरेटर किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। मैं आपको जो प्राइस जो आपको
कंपैरेटर का बताता रहा हूँ कि कंपैरेटर की प्रोडक्ट्स चेक करें, वो कितने में सेल कर रहे हैं, वो कितने में सेल कर रहे हैं। उसकी वजह यही होती है कि मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा होता हूँ कि आप लोग चेक करें कि क्लाइंट किस किस प्राइस पे सेल कर रहा है, जो आपके कंपैरेटर्स हैं किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से प्राइस रखो। ये नहीं कि बस जो दिल में आया प्राइस रख दो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो डेवलपर्स हैं या जो नॉन डेवलपर्स हैं, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं कहता हूँ, जो डेवलपर्स हजरात हैं यहाँ पे, मैं उनसे कहता हूँ कि यार मैंने एक फॉर्म क्रिएट करवाना है, ठीक है, HTML फॉर्म क्रिएट करवाना है, या एक मैंने PHP फॉर्म क्रिएट करवाना है जिसमें फील्ड्स होंगी। ये वाली एक फील्ड ये होगी नेम की, एक फील्ड होगी फादर नेम की, एक फील्ड होगी कंट्री की, एक फील्ड होगी सिटी की, एक फील्ड होगी जिप कोड की, एक फील्ड होगी फ़ोन नंबर की, और नीचे सबमिट का बटन होगा। ये फील्ड आ गई नेम, एफ नेम, कंट्री, सिटी, जिप कोड, फ़ोन नंबर। ये फील्ड्स बनानी है आपने और यहाँ पे सबमिट का बटन बनाना है। ये सबमिट हो जाएगा। कितने पैसे लोगे इस फॉर्म के कितने पैसे होने चाहिए? आप लोग सब बताएं कितने कितने पैसे होने, $10 होने चाहिए? अच्छा ओके। सब कुछ नेट पर अवेलेबल है। समझ नहीं आई कहाँ बनाना है ये फॉर्म? इतने सस्ते हो आप लोग, $50, $25। क्या वजह है? अमरा, अनवर, जावेद, $50 क्या रेट है? तो 5 से 10 डॉलर का काम है। क्या वजह है इतने रेट की? कोडिंग ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे। क्या वजह है इतने महंगे क्यों? क्लाइंट को नहीं पता कैसे काम होगा। हम खुद बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव भी करना है? नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं करना। मैं नहीं कहता रिस्पॉन्सिव करो। हम क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वर्थ ऑफ योर स्किल, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा चलें, मैं आपको एक और, अब इसमें मैं, आपने मुझे $10 कह दिया, $15 कह दिया, $20 कह दिया, $25 कह दिया, $50 कह दिया। मैं यहाँ पे आप लोगों को कहता हूँ कि भाई, तुमने करना क्या है? तुमने करना ये है कि जब यूज़र यहाँ पर कंट्री एंटर करे पाकिस्तान, ठीक है, कंट्री एंटर करे पाकिस्तान, तो उस कंट्री के सिटीज़ ऑटो लोड हो। ठीक है, ठीक है, ऑटो लोड हो। जब सिटीज़ ऑटो लोड हो तो हर सिटी का जिप कोड ऑटोमेटिकली लोड हो। ठीक। अब बताओ प्राइस कितनी होगी? $60, $100। देखा, ये बात होती है अवेयरनेस की। कि आप क्लाइंट से जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, उनको उनसे पूछोगे यार आप ये सिंपल फॉर्म बनवा रहे हो, इसमें बताओ और कोई चीज और तो नहीं चाहिए आपको? ठीक है, और कोई चीज तो नहीं चाहिए आपको इसमें? और क्या कहते हो, इसमें आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए कि जब सिटीज कंट्री लोड हो, सिटीज लोड हो ऑटो, और उसके उन उन सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो सिटी सेलेक्ट करता है मुल्तान, तो मुल्तान का जिप कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे कोई और सिटी चूज करता है तो उसका जिप कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। तो डिपेंडेंसीज, जावास्क्रिप्ट, एपीआई कनेक्ट करके फिर आपको ये सारा फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये अवेयरनेस होती है। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे होते हो तो आपको क्लाइंट से पूछना चाहिए। ये ना हो बाद में क्लाइंट एक्सपेक्ट ये कर रहा हो कि फॉर्म ऐसा होगा, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिंपल सा फॉर्म है ये। ठीक है, वो सिंपलिसिटी में मारे जाने वाला काम होता है। तो आपने अपने और क्लाइंट के दरमियान में जो गैप है बेसिकली, उसको फिल करना है। उसको फिल इस तरह से करना है कि ताकि क्लाइंट को पता हो कि यार ये काम इस तरह से होना है। आपके और क्लाइंट के दरमियान जो कॉपरेशन है, या आपके क्लाइंट के दरमियान जो एग्रीमेंट है, वो सेम चीज़ों पे हो। ये ना हो कि क्लाइंट कुछ और समझ रहे हो, आप कुछ और समझ रहे हो, आप कुछ और समझ के प्राइस कम दे रहे हो, और क्लाइंट जो है वो कुछ और समझ रहा हो। ऑन द अदर हैंड अपोजिट भी हो सकता है। आप प्राइस बहुत ज़्यादा दे रहे हो और क्लाइंट ये समझता, क्लाइंट आपसे बेसिक चीज़ डिमांड कर रहा हो। तो ये जो गैप है ना बेसिकली, इसको फिल करना आपके क्वेश्चंस के थ्रू फिल होता है ये। जितना आप क्वेश्चन अच्छे पूछते हो, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस क्लाइंट से पूछोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस उससे पूछोगे, और जितनी क्लैरिटी लेके आओगे अपने थॉट्स में, अपने जैसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस में, कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है क्लाइंट, जितनी क्लैरिटी लेके आओगे तभी आप अच्छी प्राइस डिफाइन कर सकते हो, वरना अच्छी प्राइस डिफाइन नहीं होगी कभी भी। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आप क्लाइंट को अपसेल कर सकते हो। ठीक है, अपसेल कर सकते हो। अपसेल का मतलब ये होता है कि अपसेल में आप क्लाइंट को ये बता सकते हो कि यार ये देखो, इसको तुम ऐसे कर लोगे ना, तुम्हारे थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे बट यूज़र के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। समझ आई है कुछ या नहीं आई? या जो आई थी वो भी गई है? चलें, थोड़ी सी गौर करना इस बात पे, पूरी भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलें ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल आई होप आपकी लास्ट क्लास होगी, कंफर्म नहीं है मुझे।
और कल हम जो सेल चैनल है वो ऐड करेंगे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में, और उसके बाद क्लास देखेंगे कि लास्ट क्लास होती है या नहीं होती है हमारी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।